नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेमेस्टर 4 जो कि मानव एवं जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आते हैं, पेपर 10, उसका आज एक क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों पर पर्यावरणीय नियंत्रण अथवा मानवीय क्रियाओं पर वातावरण का नियंत्रण, यानी कि मानव के जो क्रियाएं हम लोग करते हैं उस पर क्या पर्यावरण का नियंत्रण है, उसके बारे में इसमें अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें से पहला हम लोग जानेंगे कि वातावरण यानी पर्यावरण क्या है। वातावरण और पर्यावरण दोनों सुनने में सेम लग रहा होगा। हम आपको बता देते हैं कि पर्यावरण और वातावरण में क्या अंतर है। यानी दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। सेम यानी कि एक दूसरे को मान सकते हैं समानार्थक, इसी तरह के एक हैं। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। वातावरण उन सभी तथ्यों या दशाओं को कहते हैं जो कि किसी स्थान, आवास या वस्तु को घेरे हुए हैं एवं उसको प्रभावित करते हैं। तो वैसा स्थान जिसको चारों ओर से घेरे हो, वैसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वातावरण के प्रकार, वातावरण के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला है भौतिक या प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सांस्कृतिक या मानव द्वारा विकसित वातावरण। ये दो प्रकार के वातावरण होते हैं। पहला इसमें है भौतिक या प्राकृतिक वातावरण। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। भौतिक वातावरण में भौतिक शक्तियों, प्रक्रियाओं एवं तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। मानवीय कार्यों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए सौर ऊर्जा, पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गतियाँ हैं, गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी क्रिया व भूकंप, भूतल की अन्य गतियाँ आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और बी है सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित वातावरण। मानव निर्मित वातावरण में तकनीकों द्वारा संशोधन कर उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। यानी मानव अपने अनुकूल बनाते हैं इसको। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल, वह भूमि को जोतकर खेती करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग आदि बनाता है। इसके अलावा हम लोग सांस्कृतिक प्रक्रिया में कौन से आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में जिनके द्वारा मानव और मानव समूह वातावरण से सामंजस्य स्थापित करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सांस्कृतिक प्रक्रिया कहेंगे। इसके अंतर्गत पोषण, सामूहिकरण, पुनः उत्पादन, प्रभुत्व स्थापना, प्रवास, पृथक्करण, अनुकूलन, विशिष्टीकरण और अनुक्रमण आते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित वातावरण दो विशेष अंग हैं। इसके जो अंग हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। मानव निर्मित वातावरण के दो विशेष अंग हैं, ठीक है। पहला पार्थिव संस्कृति और दूसरा है अपार्थिव संस्कृति। अपार्थिव संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। पार्थिव संस्कृति में उन सभी औजारों का समावेश किया जाता है जिन्हें मनुष्य अपने जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र और मकान की पूर्ति के लिए करता है। मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है उसी को एक पार्थिव संस्कृति के अंतर्गत अध्ययन हम लोग करेंगे। दूसरा है अपार्थिव संस्कृति। अपार्थिव संस्कृति क्या होते हैं। अपार्थिव संस्कृति में सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न रूप सम्मिलित किए जाते हैं। इनके अंतर्गत मानव समूह या समाज की आदतों जैसे रूढ़ियों, जन रीतियों, आस्थाओं और अभ्यासों का समावेश होता है जिनका विकास मनुष्य के सामूहिक रूप और कार्य करने से होता है। इन सारी चीज़ों को इनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।
अब मानव द्वारा पर्यावरण पर नियंत्रण के अंतर्गत उसके तत्व भी आते हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन, दो तत्व होते हैं, एक भौतिक एक सांस्कृतिक तत्व। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें अंतर्गत प्रमुख तत्व के अंतर्गत भौतिक वातावरण के निम्न मुख्य अंग हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत यानी कौन कौन से तत्व आते हैं उसके पहले हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें है स्थानिक संबंध, दूसरा भूमि के स्वरूप, तीसरा स्थलीय जल राशियाँ और चौथा ऋतु और जलवायु। इसका कहने का अर्थ स्थानीय संबंध यानी कि उस स्थान पर क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं, जैसे जल, मिट्टी, खनिज, प्रवास, वहाँ रहने की व्यवस्था, उस चीज़ की उस सारी चीज़ें का अध्ययन इस चार्ट के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा है पाँचवा प्राकृतिक वनस्पति, जंतु जगत, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन, इन सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। अब सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्व, सांस्कृतिक वातावरण के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला है धर्म, भाषाएं, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय विकास हेतु विशिष्ट व्यवस्था। दूसरा मानव का भूतल पर वितरण, घनत्व व अन्य लक्षण। और तीसरा है मानव प्रजातियाँ, ठीक है। इसके अलावा और भी है, चौथा नंबर है इसमें अन्वेषण, तकनीकी ज्ञान, उसका निरंतर विकास एवं संबंधित क्षेत्र या मानव समूह को उसका वास्तविक लाभ। और पाँचवा है बस्तियाँ, उद्यम, उद्योग एवं संबंधित विकसित प्रौद्योगिकी। छठा है पर्यावरण, संचार, अन्य संचरण, ठीक है। अब है भौतिक वातावरण के प्रभाव, यानी भौतिक वातावरण के प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, ठीक है। तो मानव भूगोल को समझने के लिए मानव तथा वातावरण के संबंधों को समझना आवश्यक है। इसके लिए वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इससे पूर्व कुमारी सैंपल ने मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभक्त किया है, ठीक है। अब ये 4 श्रेणी कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। इसमें से पहला है सीधे भौतिक प्रभाव, दूसरा मानसिक प्रभाव, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव और चौथा है मानव की गतियों को प्रभावित करने वाले प्रभाव, ठीक है। ये 4 हैं। अब इसको एक एक करके डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है सीधे भौतिक प्रभाव। पर्यावरण के सभी तत्वों में जलवायु महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। पर्यावरण के तत्व हमने आगे बताया, उसमें से पहला यहाँ पर है जलवायु। जलवायु का प्रभाव मनुष्य के कद, शरीर की बनावट तथा रंग आदि पर पड़ता है। दूसरा है मानसिक प्रभाव। इस प्रकार के प्रभाव मनुष्य के धर्म, उनके साहित्य, भाषा, आचार विचार में दिखाई देते हैं। मनुष्य के धार्मिक विचार उसके वातावरण की ही उपज हैं। तो ये अब कैसे हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से उसे प्रभावित कर रहे हैं। एक एस्किमो के लिए नर्क वह स्थान है जहाँ सदैव अंधेरा रहता है, तूफान आते हैं और कठोर सर्दी पड़ती है। जबकि एक जीव के लिए नर्क निरंतर जलती हुई आग का स्थान है। हम यह बता देना चाहते हैं कि एस्किमो एक जनजाति है, ठीक है, जो कि ये रूस की साइबेरिया वाले भाग यानी और जो ग्रीनलैंड द्वीप है उसके उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। और ये लोग इग्लू, जो बर्फ़ के घर को हम लोग कहते हैं इग्लू, वहीं पर रहते हैं। तो वो लोग वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं होती, तो वो लोग को क्या होते हैं अंधेरे में रहना पड़ता है। वहाँ पर तूफान भी आते हैं, कठोर सर्दी भी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें को रहते हुए भी वो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो वो लोग का क्या होता है एक नर्क का स्थान होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक जीव भी है, ठीक है, और ऊपर नर्क निरंतर जलती हुई आग का स्थान है, ठीक है। यानी कि ऊपर जहाँ ज्वालामुखी है इत्यादि है वो लोग उसी स्थान पर रहते हैं, ठीक है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव।
किसी स्थान की भौगोलिक अवस्थाएं इस बात का निर्धारण करती है कि वह आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति सरलता से होगी अथवा कठिनाई से। वहाँ किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चौथा है मानव समूह को प्रभावित करने वाले कारक। तो मानव समूह को कैसे प्रभावित करते हैं, तो पर्वत अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक एग्जाम्पल है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत ने मध्य एशिया से संपर्क को हमेशा से ही रोकने का प्रयास किया है। हम लोग जानते हैं कि भारत के उत्तरी वाले भाग है जो इधर ये वाला भाग में ये यहाँ हिमालय क्या होता है पाया जाता है। तो जो इधर मध्य एशिया से वो लोगों को यहाँ आने में क्या होती है, समस्या होती है। तो हमेशा के पर्वत वो लोग आने से वहाँ से रोकते हैं। अब है भौगोलिक वातावरण से समायोजन यानी एडजस्टमेंट, यानी भौगोलिक जो वातावरण है उसमें से कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, यानी समायोजन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपने भौतिक वातावरण के साथ साथ मानव का सामंजस्य अत्यंत प्रचलित प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब वह पत्थर यानी पाषाण युग में था, पाषाण युग में हम लोग देखते हैं कि पत्थर से वो लोग आग जलाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ से ही क्या होते हैं, वो पर्यावरण से एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने का करते हैं। इस प्रकार के सामंजस्यों को प्रधानतः 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ये 3 श्रेणी कौन से हैं, पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक और तीसरा है क्या, राजनीतिक। ये 3 हैं जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। आर्थिक के अंतर्गत क्या अध्ययन कर सकते हैं, आर्थिक की चीज़ें जो हम लोग से जो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र को, वो सारी चीज़ें को हम लोग अध्ययन करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक के हम लोग क्या करते हैं, समाज में जो होने वाले परिवर्तन है, सांस्कृतिक जो मंदिर है, इन सारी चीज़ों में जो होने वाले समंजन एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग पर्यावरण के साथ, वो सारी चीज़ें अध्ययन करते हैं। और राजनीतिक में क्या होते हैं, देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के जो कानूने हैं उस नियमों को हम लोग को पालन करते हैं और लोग पर्यावरण के संयोजन के साथ क्या करते हैं, उसको समझौता करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे शायद आप लोग। आगे हम लोग समझेंगे, इसी में आते हैं भौगोलिक संबंध। भौगोलिक संबंध इसमें क्या कहता है, तो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक से एक बात स्पष्ट होती है कि प्रत्येक स्थान व समय पर मानव समाज का संबंध अपने भौतिक वातावरण से स्पष्ट होता है। ठीक है, इस संपूर्ण समंजन और अनुकूलन को ही हम लोग भौगोलिक संबंध के नाम से जाने जाते हैं, की संज्ञा दी जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि भौगोलिक संबंध क्या चीज़ें हैं। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, अनुभूत वातावरण। ये अनुभूत वातावरण क्या होता है, तो वातावरण के जिस भाग के बारे में मानव ने ज्ञान प्राप्त कर उसके साथ सामंजस्य स्थापित किया है उसे ही अनुभूत वातावरण कहा जा। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जापान में काफ़ी भूकंप आते हैं, तो वहाँ के अंदर जो मकान जो बनाए गए हैं उसको भूकंप विरोधी बनाया गया है, यानी कि जो मकान बनाए गए हैं उसी अनुसार बनाए गए जिस तरह की भूकंप उसको प्रभावित करते हैं। तो इसी को हम ये जान सकते हैं कि अनुभूत वातावरण उसे ही हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब है अतः सामान्यतः या भौगोलिक संबंध 3 प्रकार का हो सकता है। यह 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है उपयोग संबंधी, दूसरा है विचार संबंधी और तीसरा है नियंत्रण संबंधी। अब इसे एक एक करके देखते हैं। तो इसमें से पहला है उपयोगी संबंधी। अपने औजार बनाने के लिए वह खाने खोदकर खनिज पदार्थ प्राप्त करता है। हम जानते हैं कि हम लोग जो औजार बनाते हैं वो लोग खान से जो खनिज निकलते हैं उसी से हम लोग बनाते हैं, तो ये उपयोग संबंधी से हो सकते हैं एक। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है विचार संबंधी। विचार संबंधी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे हम लोग, फ्यूजी पर्वत जापानियों के लिए। ठीक है, फ्यूजी पर्वत कहाँ पर है, जापान में है, तो उसे जापानियों के लिए तथा हिमालय
भारत के लिए बड़ा पवित्र है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक विचार संबंध है। ठीक है, तो हम लोग विचार संबंधित इस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक, और तीसरा यहाँ पर है नियंत्रण संबंधी। भारत का किसान अरुण देवता है, वरुण और अग्नि। ठीक है, देवताओं को ये नाम है तीनों, अरुण, वरुण और अग्नि। ठीक है, की अब भी पूजा किया करता है, किंतु मनुष्य के अधिक बुद्धिशील होने पर विश्वास कम होता गया और उसके स्थान पर धार्मिक कृत्य किए जाने लगे हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंतर्गत, तो मानव विज्ञान की सहायता से वातावरण को नियंत्रित करने लगा है और एक ऐसा समय भी आ सकता है जब वातावरण संबंधी विभिन्नताएं समाप्त पराय होकर मानव और वातावरण के संबंधों को ही नष्ट कर देगी। किंतु यह कथन सत्य नहीं है, यानी कि ये सारी जो बातें लिखी गई हैं ये सारी चीज़ें क्या है, सत्य नहीं है। अगर हम लोग यानी विकसित कर रहे हैं अपने मानव द्वारा निर्मित से, तो पर्यावरण भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि ज्यों-ज्यों हम लोग ज़्यादा बढ़ते जाएंगे पर्यावरण भी अपना उतना शक्ति दिखाते चलेगी। ठीक है, तो इस पर हम लोग दोनों को सामंजस्य यानी सतत विकास के साथ आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए। अब आगे एक वातावरण में परिवर्तन, वातावरण को किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, तो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ प्रगतिशील है। ठीक है, ये हम लोग भी जानते हैं, जीवित है, अस्थायी या मृत नहीं है। ठीक है, अर्थात उनमें सर्वदा परिवर्तन होता रहता है, घड़ी घड़ी मिनट मिनट उनका रूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। इन परिवर्तनों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये सारे जो परिवर्तन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये चीज़ों को हम लोग दो भाग में बांट कर इसको हम लोग देख सकते हैं। पहला इसमें है प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन में क्या क्या होते हैं, तो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ आदि चीज़ें और भी अनेक चीज़ें वो देखने को मिलते हैं। दावानल, जिसको जंगल में आग लगने को हम लोग क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। दूसरा है मानवता द्वारा लाए गए परिवर्तन, यानी मानव द्वारा जो लाए गए परिवर्तन। तो डेविस एक है, विलियम मॉरिस डेविस। ठीक है, जो अमेरिका के हैं, भूगोलवेत्ता के अनुसार जंगलों का काटना, आग लगाना, कृत्रिम सिंचाई के साधनों का विकास, पशु चराना, खाने खोदना तथा पृथ्वी के गर्भ से बहुमूल्य खनिजों प्राप्त करना आदि तथ्य सम्मिलित किए गए हैं। ये सारे चीज़ें जो मानव द्वारा लाए गए परिवर्तन है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दिए हैं, तो डेविस ने दिए हैं। आप आज लगता ख़त्म हो गया है, आप इसको मैप बनाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको वर्ल्ड मैप के द्वारा मानव द्वारा जो निर्मित परिवर्तन है इसको दिखा सकते हैं। सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ हुए हैं, तो अधिक यूरोप में हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए हैं, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरोप में हुए, उसके बाद इंडिया है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मानव द्वारा लाए गए परिवर्तन हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका अगर यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप उसका भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं, धन्यवाद। कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।